नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो इनसे रिलेटेड रहेंगे और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न लिए गए इस क्लास में, वो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो कुछ हमारे पास विरासत हैं, कुछ स्मारक हैं जो प्रसिद्ध हैं, देश में प्रसिद्ध है, और वो पूछा जाता है एग्जाम में ये कहाँ पे स्थित है, इसको किसने बनवाया था, किससे संबंधित है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हिस्ट्री के प्रश्न है, ये हिस्ट्री के प्रश्न है, इंडियन हिस्ट्री के। तो देखिए, अब प्रसिद्ध गोल गुम्बद जो है ये कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग बताएंगे कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। और ये जो गोल गुम्बद है ना, इसके बारे में एक बात और ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक शासक थे वहां पे, आदिल शाह जिनका नाम था, आदिल शाह। इनका क्या है, ये आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? मकबरा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ और भी चीजें इससे रिलेटेड प्रश्न कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कोलकुंडा नहीं, गोलकुंडा, यहां पे लिखिए गोलकुंडा। अगर आपसे पूछे कि गोलकुंडा का किला कहां पे है, अगर आपसे पूछे कि गोलकुंडा का किला कहां पे है, तो आप लोग बताएंगे कहां पे है। ये है हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में स्थित है। ठीक, और हैदराबाद कहां पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे कि कोचीन का किला कहां पे है, तो आप सभी जानते हैं कि कोचीन कहां पे है? केरल में। तो किला भी कहां पे होगा? केरल में। तो कोचीन का किला अगर आपसे पूछ लेगा तो आप लोग कहां बताएंगे? कहां बताएंगे? ये बताएंगे आप लोग केरल में। ठीक, ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, इसको बनवाया किसने था, ये आप लोग बता दीजिए। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार भी इसी ने बनवाया था। ठीक, तो ये भी पूछ ले, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर कुतुब मीनार पूछे कहां पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहां पे स्थित है। तो ये तो हो जाएगा कहां पे? कर्नाटक में। आदिल शाह का मकबरा है और कर्नाटक में ये स्थित है। ये दोनों बातें इससे याद रखेंगे। अगला गोलकुंडा का किला पूछ ले तो हैदराबाद चले जाएंगे, वहां पे स्थित है। कोचीन का किला पूछ ले तो केरल चले जाएंगे, दक्षिण भारत में, वहां पे स्थित है। उसके बाद आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, तो अजमेर राजस्थान में चले जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा भी, और कुतुब मीनार भी इसने बनवाया था, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग अगर जान चुके हैं, अगर समझ चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता है ये प्रश्न। ये प्रश्न किससे रिलेटेड रखता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री से। कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। अब इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब हुआ, कहां पे हुआ, और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, और उसका सहयोग किस भारतीय ने किया था, किस वायसराय का शासनकाल था, और इसके जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। इससे संबंधित कुछ महापुरुष थे, जब ये कांड हुआ तो उससे दुखी होकर के कुछ उपाधियां थी उनको लौटा दिया। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि क्यों ये नरसंहार हुआ, आखिर क्या थी। तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके संबंध में हुआ था। लेकिन पहला प्रश्न दोनों पहला और यहाँ पे देखिए, ये दोनों प्रश्न पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब चीज। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पे हुआ था? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां पे है? तो ये पंजाब का एक शहर है। कहां पे? पंजाब में एक शहर पड़ता है, वहां पे ये घटना हुई थी, अमृतसर पंजाब में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गोली किसने चलवाया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गोली, ये बात एग्जाम में पूछी जाती है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ये भी बातें ध्यान रखेंगे। ओ डायर, आर डायर दोनों होते हैं। तो ओ डायर
जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसका सहयोग किस भारतीय ने किया था, जनरल ओ डायर का सहयोग किस भारतीय ने किया था या फिर किस भारतीय ने इस घटना को अपने आंखों से देखा था, तो ये भी बातें इस तरह से भी पूछा जाता है। तो उनका नाम था क्या? हंसराज नाम था। क्या था? हंसराज नाम था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, अगर आपसे पूछे कि इस समय जब ये घटना हुआ था, इस समय भारत में किसका कार्यकाल था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1919 की घटना है, तो उस समय कार्यकाल किसका था? चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तो इसके जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो इसके जांच के लिए हंटर समिति का आयोजन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था इसके जांच के लिए कि क्यों चलाया गया, क्या जरूरत पड़ी, क्या सच है क्या गलत, इस चीज की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, बहुत बार छपता है। कभी ये पूछता है कि कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यही पूछ लेता है। तो जनरल ओ डायर, इसका सहयोग किसने किया था? हंसराज ने किया था, और हंसराज नामक भारतीय ने सहयोग किया था। कार्यकाल इस समय किसका था? चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। उसके बाद जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई? हंटर समिति। आप अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह मारते होंगे, अगर प्रीवियस ईयर सेट देते होंगे, तो ये सभी प्रश्न जरूर आपको मिल जाते होंगे। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में पूछा जाता है जलियांवाला बाग, तो फिर वही आ चुका है जलियांवाला बाग। अभी क्या बोल रहा है कि नरसंहार किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो किसके कार्यकाल में हुआ था? अभी हमने बताया चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, तो यहाँ पे नोट करेंगे चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ठीक, अब कुछ और इससे एडिशनल प्रश्न देख लेते हैं कि चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में और कौन। सबसे पहले बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, तो ये तो बता दीजिए क्यों हुआ था। तो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एक है आपके सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू का हो गया था गिरफ्तारी, और इनको छुड़वाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, वो भी शांतिपूर्वक। तो आए जनरल ओ डायर और गोली चलाने का आदेश इस पे दे दिए, गोली चलवा दिए, अंधाधुंध गोली, लाखों मतलब हजारों मासूम लोग मारे गए थे इसमें। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ ऐसे चेम्सफोर्ड के समय में और क्या क्या घटना हुई, चेम्सफोर्ड के समय में और क्या क्या कार्य हुए, या फिर आप समझेंगे कि कौन कौन सी घटना ऐसी थी जो चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी जब चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। तो देखिए ऐसी मतलब रॉलेट एक्ट, अगर आपसे पूछे रॉलेट एक्ट कब, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि रॉलेट एक्ट कब आया था, तो वो भी चेम्सफोर्ड के समय में आया था। रॉलेट एक्ट, इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना ऐसे कुछ कहा जाता है। तो ये आया था 19 मार्च 1919 को। उसके बाद एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन, इसे किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। 1920 ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और आंदोलन चला था जिसे क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन। तो ये कब हुआ था? तो भी ये भी 1919-20 के समय में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी आंदोलन की, ये सभी चीजें किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये चेम्सफोर्ड के ही समय में हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और जितने भी यहाँ पे स्क्रीन पे प्रश्न लिखा गया सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी आप लोग याद रखेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जलियांवाला बाग नरसंहार किसके कार्यकाल में हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। क्यों हुआ था? क्योंकि सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, और उनको छुड़वाने के लिए कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उस पर अंधाधुंध गोली चलवाई गई थी। यही कहानी थी। उसके बाद घटना मतलब इनके समय में और कौन कौन से कार्य हुए चेम्सफोर्ड के समय में? तो रॉलेट एक्ट इनके समय में आया था 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के और रोज क्लास पाने के लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा, आप वहां पे जाकर के पीडीएफ इसका पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उर्वरक क्रांति से कौन
उर्वरक क्रांति से कौन रंग संबंधित है? तो देखिए हमारे जो जियोग्राफी का ये पार्ट होता है, इंडियन जियोग्राफी में ये पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति किस चीज से संबंधित है या किस खाद्यान्न फसल से संबंधित है। जैसे देखिए अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में पूछा भी गया है, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आप लोग जानते हैं खाद्यान्न फसलों के लिए है, खाद्यान्न फसल के लिए, यानी कि जो आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया और मतलब गेहूं चावल अरे मोटे अनाज, इन सभी से संबंधित है हरित क्रांति। और हरित क्रांति भी आया था भारत में और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूछा जाता है किस फसल पे पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था। सेकंड नंबर पे था आपका धान पे यानी कि चावल पे, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो ये फल से संबंधित है, फल एंड सब्जी से संबंधित है। किसे? फल और सब्जी से संबंधित है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उस सुनहरी क्रांति हो गया। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो श्वेत क्रांति चलाया गया था किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मत्स्य, अगर नीली क्रांति, हाँ अगर आपसे पूछे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति, तो आप लोग बताएंगे कि मछली पालन से संबंधित है। किस चीज के पालन से? मछली पालन से संबंधित है। तो ये कुछ हमारे पास क्रांतियां जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो देखिए जिस प्रकार हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसल से हो गया और जिस प्रकार सुनहरी क्रांति का संबंध फल और सब्जी उत्पादन से हो गया, जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो गया और जिस प्रकार नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से हो गया, उसी तरह से भूरा क्रांति का संबंध किससे है? उसी तरह भूरी क्रांति या फिर भूरा क्रांति का संबंध किससे है? वो है आपके उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक की क्रांति से या फिर उर्वरक उत्पादन से। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग इससे समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेन चेंज कर लें। तो अगला प्रश्न कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है, तो देखिए जहां जीवन मौजूद है उसको क्या कहते हैं, ऐसा इसका भाव है। तो देखिए पृथ्वी ग्रह का वो क्षेत्र, तो ये सभी पढ़ेंगे आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में, जब आप लोग ग्रह वगैरह पढ़ेंगे वहां पे सौरमंडल के बारे में, तब ये सभी चीजें बताई जाती है उसमें। तो जहां जीवन मौजूद है उसको कहते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जहां जीवन मौजूद है, पृथ्वी का वह भाग जहां पे जीवन मौजूद है उसको बोलते हैं जैव मंडल। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्या छपेगा प्रश्न, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, पृथ्वी के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के जो बाह्य आवरण होते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या? स्थल मंडल। पृथ्वी के बाह्य आवरण को, जो कठोर होता है, पर्वत होते, पठार होते हैं, आपके महासागर इसी पे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे पृथ्वी यहाँ पे आया ना, पृथ्वी ग्रह, तो इसकी बता दीजिए, इसकी जो है लगभग इसकी पृथ्वी ग्रह की जो आयु कितनी है, आयु, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 4.7 अरब वर्ष इसकी आयु है। ठीक, कहीं 4.7 भी मिलता है, कहीं 4.6 भी मिलता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 4.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कहाँ लिखें? हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव मंडल, जहां पे जीवन मौजूद है। और पृथ्वी के बाह्य आवरण यानी कि बाहरी आवरण को या बाहरी परत को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। और
पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल के दिन। और पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है अगर आपसे पूछे तो 4.6 अरब वर्ष इसकी पूरी मतलब अभी तक की आयु है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पॉलिटी मेरा फेवरेट। और क्या पूछ रहा है कि कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ पे दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आ गया पॉलिटी और यहाँ से बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोग पढ़िए। तो भारत में जो है, भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, या ऐसे भी कह सकता है, आप कह सकते हैं कि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय का विधायिका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे राज्यसभा भी है और यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों है, तो उसको बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका। ठीक, तो द्विसदनीय या फिर संसदीय, सॉरी। तो अब अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है तो 6 राज्यों में है विधान परिषद। आइए देखते हैं कौन कौन से 6 राज्य हो गए। जैसे आपका सबसे पहले उत्तर के 2 भाई ले लीजिए, उत्तर के 2 भाई, 2 दक्षिण के भाई, और हो गया आपका महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटक। तो उत्तर के 2 भाई कौन से हैं? कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर के 2 भाई हो गए बिहार और उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश, पहले यूपी बिहार। उत्तर के 2 भाई कौन है? यूपी बिहार, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश ले लेंगे, फिर हो गए आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर दक्षिण के 2 भाई लेंगे। दक्षिण के 2 भाई कौन कौन कैसे हो गए? और आंध्र प्रदेश, क्यों भाई हैं ये लोग? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था क्या? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और हो गया आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और फिर उसके बाद आप लोग लेंगे किसको? महाराष्ट्र को। अब महाराष्ट्र के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कर्नाटक। ठीक, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपको कर्नाटक मिल जाएगा। तो ये 6 राज्यों में कहा है विधायिका है, विधान परिषद है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे विधान परिषद है ना, तो यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद की उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद नंबर 169 में इसका उल्लेख है। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 169 में। अगर आपसे पूछे कि इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, विधान परिषद का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 35 ईयर इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे 35 अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल जो विधान परिषद का होता है 6 वर्ष तक होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 35 ईयर केवल किसका होता है? राज्यपाल का होता है, जिन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर का होता है, राज्य के राष्ट्रपति का होता है, वाइस और उपराष्ट्रपति का होता है, और राज्यपाल का होता है। इन सभी की जो आयु होती है न्यूनतम ये 35 वर्ष होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसमें सदस्य कितने हैं वो बताइए। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। ठीक, अब कुछ ऐसे कुछ संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में हमारे एग्जामों में पूछा जाता है कि फला संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसमें सदस्य कितने हैं, उसमें उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कौन सा पुराना सदस्य है, कौन सा नया सदस्य है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तो एग्जाम में मुख्यालय आया है तो हम लोग मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय पूछे तो आप लोग कहां बताएंगे? द हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है? द हेग में। और द हेग कहां पे है? नीदरलैंड में। कहां पे? नीदरलैंड में। ठीक, ये बातें आप लोग जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे
एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, जो कि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। एशियाई बैंक हो गया, तो एशियाई बैंक का एशियाई विकास बैंक होता है यार, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसको एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय एडीबी का मुख्यालय पूछ ले तो मनीला फिलीपींस में, कहाँ पे, मनीला में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सार्क, जिसे दक्षेस भी बोलते हैं, सार्क या फिर इसे क्या बोलते हैं, दक्षेस भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। उसके बाद नाटो का अगर आपसे पूछे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपके कहाँ पे हो गया, न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। ठीक, अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। तो इसका रिवीजन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, ये हो गया। अगर यूनिसेफ का मुख्यालय भी पूछे तो कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ ले तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका मुख्यालय मनीला में। सार्क दक्षेस या फिर सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स बेल्जियम में उसका मुख्यालय स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग जान चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और यहाँ से 3 चीजें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत पूछ रहा है ना, तो देखिए ये दिए थे किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एक तो हो गया सापेक्षता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछे कि सापेक्षता, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी खोज किसने किया था, तो भी आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। या फिर अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आपके हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल कब दिया गया था, ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1921 में इन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो इनसे 3 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत, पहली बात हो गई अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ये दूसरी बात हो गई अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये तीसरी बात हो गई, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ध्यान रखेंगे। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद फिर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एक्सरे की खोज किसने किया था, एक्सरे की खोज किसने किया था, तो ये एडिशनल पॉइंट कुछ आप लोग देखेंगे। तो इसकी खोज की थे रॉन्टजन ने। किसने, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था वो दिए थे जिनके ऊपर सेब गिरा था, न्यूटन ने। पेड़ से सेब गिरा न्यूटन के ऊपर और इन्हें दिया क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे, जिनके लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। ठीक, अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो देखिए अब ये आपके जियोग्राफी में ये सभी चीजें पढ़ेंगे या फिर साइंस में आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अब भाभा एटॉमिक रिसर्च के बारे में पूछ रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। तो ये है आपके मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, तो होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से, होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ परमाणु संयंत्रों के बारे में देख ले
क्या है, परमाणु अनुसंधान है ना। कुछ परमाणु संयंत्र के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे परमाणु संयंत्र और परमाणु अनुसंधान, देखिए परमाणु संयंत्र जो होते हैं वो बिजली का उत्पादन करते हैं। जैसे रावत भाटा परमाणु संयंत्र अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, परमाणु संयंत्र या फिर परमाणु प्लांट भी बोलते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे कि नरोरा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, बुलंदशहर यूपी में ये स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। स्थापना कब हुआ, 1954 में। सहयोग किसने किया था इसकी स्थापना में, होमी जहांगीर भाभा ने। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। और नरोरा परमाणु प्लांट जो है ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की नेट नेशनल प्रोडक्ट एनपीपी क्या है। तो देखिए ये आ गया आपका इकोनॉमी से प्रश्न। इस क्लास की खास बात ये है कि आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का इसमें रिवीजन आपका हो जाएगा। तो देखिए जो आप लोग जीएनपी में से, जब आप लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को आप लोग घटा देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, तो आपको निकल के आ जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर आ गया वर्ल्ड जियोग्राफी से। वर्ल्ड जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। देखिए 49वीं समानांतर किसके बीच सीमा रेखा है। तो जब आप लोग जाएंगे कनाडा और उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे अमेरिका में, तो उसके बीच में बॉर्डर का काम करता है किसका, क्या, 49वीं समांतर। कुछ और समांतर हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि 24वीं समानांतर किसके बीच में सीमा बनाता है, समानांतर करके ऐसे कुछ होता है, तो ये सीमा बनाता है पाकिस्तान एंड भारत के बीच में। किसके बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान के और भारत के बीच में डुरंड रेखा भी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डुरंड रेखा किसके बीच में सीमा बनाती है, तो ये गलत हो गया है, डुरंड नहीं है, रेड क्लिफ है। अरे 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 अरे, डुरंड तो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसके बीच में है रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ ने खींचा था और ये सीमा बनाती किसके बीच में, रेड क्लिफ रेखा ये सीमा बनाती है पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन एक गजब का बात है, इस क्लास में सीमा और रेखा दोनों एक साथ आ गई। ये एक मात्र संयोग है। ठीक, इसको कहते हैं संयोग। अगला प्रश्न है कि 38वीं समानांतर ये कहाँ पे स्थित है, तो 38वीं समानांतर जब आप लोग जाएंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो उसके बीच में ये सीमा मिलेगी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर। अगर आपसे पूछे हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में स्थित है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में स्थित है, तो ये रेखा है जर्मनी आप लोग जाएंगे जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 49वीं समानांतर तो ये स्थित है कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा रेखा का काम करती है। 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा भी आप लोग कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच में है, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग होता है, ये रेखा किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के। मैगिनाट रेखा किसके है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक इसी तरह से है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था। तो देखिए पहला चीज इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्यार हो चाहे प्रश्न हो, पहला चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको संभाल के रखना चाहिए। देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह आज भी इसी वजह से एग्जाम में पूछा जाता है। पहला चीज कि पहला पुरुष कौन थे, पहली महिला कौन थी, पहला उपग्रह कौन था, पहला आपका परमाणु रिएक्टर कौन था, वगैरह वगैरह पूछा जाता है पहला।
तो पहला चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है, तो पहला संचार उपग्रह का नाम क्या था, एप्पल। एप्पल, सेब वाला एप्पल नहीं, ना ही आईफोन वाला एप्पल, इसका नाम ही था क्या, एप्पल। और इसे 1981 में स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था टीवी जो आप लोग देखते हैं और रेडियो जो आप लोग नहीं सुनते, पहले सुनते थे, इसका प्रसारण, इसके प्रसारण की सुविधा के लिए और संचार उपग्रह एप्पल को भेजा गया था, कहाँ, आकाश में। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि हमारा पहला उपग्रह कौन था, हमारा भारत का, अगर आपसे पूछे कि भारत का यानी कि हमारा पहला उपग्रह कौन था, तो हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट। आज भी एग्जाम में पूछा जाता है, आज भी एग्जाम में पूछा जाता है। भेजा कब गया था, तो 1975 में, 1975। इसमें मदद कौन सा देश हमारा किया था, मदद किया था रूस। रूस के जो स्पेस एजेंसी है वो सहयोग किया था और उसकी मदद से भारत पहली बार 1875 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट आसमान में भेजा था। और एक चीज और, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो परमाणु रिएक्टर था अप्सरा नाम था, अप्सरा नाम था। 1956 में इसे बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। देखिए जो परमाणु संयंत्र होते हैं, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं या परमाणु प्लांट होते हैं, उसमें परमाणु रिएक्टर को, जो विस्फोटक पदार्थ है उनको विस्फोट करने के लिए एक चैम्बर नुमा बड़ा सा कुआं के जैसे बनाया जाता है, बड़ा सा कुआं के जैसे मौत का कुआं होता है उस टाइप का बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, रिएक्शन कराया जाता है, परमाणु न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो जो परमाणु प्लांट होता है वो बिजली बनाता है। तो इसका जो प्रयोग है परमाणु रिएक्टर का, वो परमाणु प्लांट में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था, तो एम.एन. राय ने सबसे पहले भारत के संविधान सभा का विचार किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था, एम.एन. राय ने। अब यहां से एडिशनल प्रश्न आपसे ये पूछेगा संविधान सभा के बारे में, ये पूछता है पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया, तो एम.एन. राय ने। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बच्चों का दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है और पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी ने, खास करके अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी, तो इसने मांग की थी 1924 में। कब मांग की थी, 1924 में। और संविधान सभा की अगर आपसे पूछे प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पे हुई थी, दिल्ली में। कब हुई थी, 9 दिसंबर। कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 1946 को। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के संचालन जो समिति है, संचालन समिति, या फिर इसे संचालन समिति का अध्यक्ष पूछ ले, या फिर संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा के, तो आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब इनको अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है, कब होती है संविधान सभा की दूसरी बैठक, 2 दिसंबर 1946 को। और इसमें इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बता दीजिए। तो इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्लास की खास बात ये है कि आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा और उससे संबंधित जो प्रश्न बार बार आते हैं उसका रिवीजन होता रहेगा, आपका लगातार चलता रहेगा। क्योंकि आप इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आप
आपको नहीं याद होगा, भूलेगा, फिर उसका रिवीजन बार बार होता रहेगा। क्लास में आप रेगुलर बने रहेंगे तो इसका रिवीजन होता रहेगा, ताकि जिससे आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे और जब जीएस सॉल्व करेंगे तो एकदम स्मार्ट तरीके से 5-6 मिनट में सॉल्व करके पूरा किनारे। तो इसका रिवीजन हम लोग करेंगे कि संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? एम एन राय ने किया था कि हम लोग का भी संविधान सभा, मतलब हम लोग का भी संविधान होना चाहिए जिससे हम लोग क्या करें, अपने देश को चलाएं। तो वो विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम एन राय ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी खासकर, तो 1924 में ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और संचालन समिति या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन कौन करता है? तो इसको संचालन करता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। एक योजना है जन शिक्षण संस्थान, अभी उसके बारे में बताते हैं। कौशल विकास, पहले इसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा पहले नोट करिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब ये क्या है कौशल विकास योजना? तो गांव में या छोटे अंचल क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि जो कुछ युवा ऐसे होते हैं जो एक पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ के बैठे रहते हैं रोजगार के आस में, और फिर या फिर वो पढ़ लिख के उसके बाद कोई काम की तलाश में करते हैं या किसी काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो उनको कोई काम नहीं आता, वो कोई काम नहीं सीखे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको काम मिलने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा उनको शिक्षित किया जाता है, काम सिखाया जाता है, काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए सिखाया जाता है और उसके तहत उनको जॉब दिया जाता है। तो ये कौशल विकास मंत्रालय जन शिक्षण संस्थान का संचालन करती है। ठीक। शिक्षा से संबंधित आप लोग दो संविधान संशोधन याद रखेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए किया गया था 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002। इसको आप लोग को रट लेना है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, क्योंकि पहले मूल अधिकार नहीं था। और शिक्षा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, 21A में रखा गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में रखा गया। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा जो कि पहले किस सूची का विषय था? जो कि पहले राज्य सूची का विषय था। किस सूची का विषय था? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और इसको ले आकर के समवर्ती सूची में रखा गया। कब? किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया? कब? तो इसको रखा गया, दोनों जगह सूची गलत लिखा गया है, तो इसको रखा गया 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पे नोट करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जन शिक्षण संस्थान का संचालन कौन करती है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इसका संचालन करती है। ठीक। और शिक्षा से संबंधित दो संविधान संशोधन हमने बताया कि शिक्षा पहले मूल अधिकार नहीं था, उसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में जोड़ करके अनुच्छेद 21A बनाया गया और उसको संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया शिक्षा को। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में कब रखा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रखा गया। ठीक। तो इतनी बातें शिक्षा से संबंधित आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन संतूर वादक है? तो देखिए संतूर वादक है या फिर हमारे एग्जाम में कुछ वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में पूछा जाता है। अब आजकल तो कुछ नए नए वादक आ गए हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे सब पुराने वाले जितने भी वादक हैं उनको याद करके बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग कुछ नए वादकों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इन दोनों का नाम आप लोग
ध्यान रखेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, हट जाते हैं। शिव कुमार शर्मा हो गए, और आपके कौन हो गए, भजन सोपारी हो गए। ये क्या काम करते हैं, ये संतूर वादक है। संतूर, वो संतूर साबुन वाला नहीं, संतूर वो संतूर वादक होता है, वो मतलब संतूर वाद्य यंत्र है। अगर आपसे पूछे कि निखिल बनर्जी क्या चीज बजाते हैं, यहां पे नोट करेंगे, निखिल बनर्जी तो ये बजाते हैं, निखिल जो बनर्जी हैं ये बजाते हैं आपके सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं, सितार वादक। ठीक, तो ये भी बात है। अगला प्रश्न, बिंदु खा क्या बजाते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिंदु खा क्या बजाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिंदु खा जो है वो सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सारंगी। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जुबिन मेहता क्या बजाते हैं, जुबिन मेहता, तो वो झिंझनी कुछ वाद्य यंत्र होता है, झिंझनी, तो यही ये बजाते हैं। ठीक, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना है, बोपन्ना नहीं, प्रसन्ना, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण भगवान है दोनों, बांसुरी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये संतूर वादक हैं। उसके बाद निखिल जो बनर्जी हैं ये सितार वादक हैं, और बिंदु खास सारंगी वादक हैं। जुबिन मेहता, अगर आपसे पूछे कि जुबिन नौटियाल क्या है, तो आप लोग बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि जुबिन मेहता कौन है, तो ये झिंझनी है, इनका संबंध किससे, झिंझनी से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जुबिन नौटियाल अगर आपसे पूछे तो तुरंत बताएंगे कि हाँ गाना निकाले हैं, सिंगर हैं। तो अगला है कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, और ये कंप्यूटर का प्रश्न है। किसका, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर से भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस, इसका पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और एक इसे मिलता जुलता और एक फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है NIC वेबसाइट वगैरह पे आप लोग देखते होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस और कार्ड। NIC का मतलब कार्ड। अगर आपसे पूछते कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुने भी होंगे HTML है यहाँ पर। हाँ, अगर आपसे पूछे कि HTML का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप, लड़कियां थोड़ा सा ध्यान देंगी, ये मेकअप नहीं मार्कअप है, ठीक ना। तो मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि MAN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ये सभी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, तो क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में
NIU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है या फिर फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगर आपसे पूछे कि NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? मार्कअप है, मेकअप नहीं। अगर आपसे पूछे कि MAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अब है कि फसलों से संबंधित रोगों के बारे में आ गया, तो ये पूछे जाते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं फसल से संबंधित रोग, या फिर साइंस में भी पूछता है ये भी रोग के बारे में कि फायर ब्लाइट किस से संबंधित है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये आज यहाँ पे इससे संबंधित जो प्रश्न लिखने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फायर ब्लाइट किस से संबंधित रोग है? तो फायर ब्लाइट रोग ये सेब में होता है। किससे होता है? सेब में होता है। ये जो सेब होते हैं उनके पत्तियां जो है फायर ब्लाइट रोग में झुलस जाती हैं। ऐसे लगता है कि पत्तियां जली हुई हैं बीच में, या फिर ऐसे भूरा कलर का धब्बा दाग हो जाता है पत्तियों पे। और इसका फायर ब्लाइट का अगर आपसे पूछे कि कारक क्या होता है, मतलब किसके कारण से होता है, कारक क्या होता है, कवक होते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल क्या होते हैं, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके वजह से? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, अब कुछ रोगों के बारे में देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि लाल रास्त रोग किससे संबंधित है? तो ये लाल रास्त रोग ये होता है चाय में। सेम इसमें भी होता है कि जो चाय की पत्तियां होती हैं वो झुलस जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जला हुआ है, कुछ जला हुआ है ऐसे प्रतीत होता है। अगर आपसे पूछे टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? तो ये टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। मूंगफली में होता है, और इसमें भी मूंगफली में होता है। इसमें भी ऐसे लगता है कि जैसे मूंगफली की पत्तियां जो है वो झुलसी हुई हैं, या फिर आग से जली हुई हैं, इस तरह से हो जाती हैं, भूरा भूरा कलर का, बीच में धब्बा पड़ जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि ग्रीन ईयर रोग किस में होता है? ग्रीन ईयर रोग, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन ईयर रोग तो ये बाजरा में होता है। किससे होता है? बाजरा में होता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे प्रश्न बताया जाता है सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे, वहां पे मिल जाएगा आपको कि फला ये किस एग्जाम में और किस डेट को कब पूछा गया, किस सन में पूछा गया है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए फायर ब्लाइट किस से संबंधित रोग है? तो ये सेब से संबंधित रोग है। अगर आपसे पूछे कि कारक क्या होता है, तो बैक्टीरिया होती है इसका रोग का कारक। और लाल रास्त रोग किस में होता है? तो चाय में होता है लाल रास्त रोग। जो आपको नहीं याद हो रहा है केवल सुन लीजिए, एक समय के बाद ऐसा होगा कि बार बार रिवीजन होगा, क्लास में आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मूंगफली टिक्का रोग होता है, ग्रीन ईयर रोग बाजरा में। और नहीं तो अगर आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, तो आपको ऑप्शन जब मिलेगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो अब अगर आपसे पूछे कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? अब यहाँ पे देखिए, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है, झूठ नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। देखिए किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो सहकारी कृषि या कोई भी चीज जहाँ पे सहकारी लग गया, सहकारी का अर्थ क्या होता है? सह मतलब साथ होता है, सह मतलब साथ होता है, और कारी का मतलब कार्य करने वाले। कारी का मतलब क्या? कार्य करने वाले। जहां पे लोग साथ में मिलकर कार्य करते हो उसको क्या, उस कृषि को क्या कहते हैं? जहां पे लोग साथ में मिलकर के कृषि करते हो उसको कहते हैं सहकारी कृषि। तो ये कहां पे होती है? तो ये होती है आपके डेनमार्क में। डेनमार्क में। और ये डेनमार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है, बता दीजिए। तो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है। क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगर आपसे पूछे कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पे डेनमार्क की जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं डेनिश क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एक द्वीप है जो ग्रीनलैंड, जिसका नाम है क्या? ग्रीनलैंड द्वीप, इसके बारे में डेनमार्क से संबंधित है। कैसे संबंधित है आइए चलिए बताते हैं। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आप लोग जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और स्थित कहाँ पे है अगर आपसे पूछे तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक
उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। और दूसरी बात तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो हो गया। हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर की आकृति अगर पूछे तो यस के आकार की है। अगर आपसे पूछे कि ये किस महादेश में स्थित है, या फिर किस क्या बोलते हैं महादेश को क्या बोलते हैं, किस नहीं याद आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में, हाँ महादेश या महाद्वीप एक ही है दोनों। अगर आपसे पूछे किस महाद्वीप में स्थित है तो आप लोग बताएंगे किस महाद्वीप में, तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। किस में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछे किस में ग्रीनलैंड पे राजनीतिक अधिकार किसका है, या फिर राजनीतिक अधिकार पूछेगा, या फिर राजनीतिक गलत लिखाया गया है, राजनीतिक अधिकार पूछ लेगा, या फिर प्रशासनिक अधिकार किसका है, राजनीतिक या फिर प्रशासनिक अधिकार किसका है, तो ये इसका किस देश का अधिकार है, तो वो है आपके ग्रीनलैंड का। ठीक, तो ये बातें आप लोग सब ध्यान रखेंगे, ग्रीनलैंड का उस पर राजनीतिक या फिर प्रशासनिक अधिकार है। ठीक, कंट्रोल वो कौन करेगा वहां पे, तो वो करेगा आपके ग्रीनलैंड वो करेगा आपका डेनमार्क। कौन करेगा? डेनमार्क। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। कह रहा है कि किस देश में सफल सहकारी कृषि होती है, तो ये डेनमार्क में होती है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन है, डेनिश क्रोन। और उसके बाद ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर आपसे पूछे कि इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और किस महाद्वीप में पूछे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन इस पर राजनीतिक या फिर प्रशासनिक अधिकार किसका है, तो वो डेनमार्क का है। किसका? डेनमार्क का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण की चेतावनी देता है? अभी लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लाइकेन वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। वायु प्रदूषण की मतलब लाइकेन की अधिकता वहां पे पाई जाती है, तो ऐसा मतलब ऐसे पता किया जाता है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण अत्यधिक है। ठीक, कैसे ये पता लगा लेता है? आप लोग कहेंगे कि भाई कैसे ये पता लगा लेता है, तो ये पता लगाता है क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये इस वजह से ये पता लगाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है, इससे ये पता लगा लेता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लाइकेन के बारे में क्या पढ़ेंगे? ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी इसे बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कवक एंड शैवाल, इसके बीच की लाइकेन को क्या बोलते हैं? इसके बीच की कड़ी बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, और या फिर बीच के संबंध को कहते हैं लाइकेन। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं। और अगली बात है कि कवक जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और शैवाल जो होते हैं, शैवाल होते हैं वो आपके स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण की चेतावनी देता है, तो ये वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ये पता कैसे लगाता है? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। उससे इसको पता लग जाता है, मतलब उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण है। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी बोलते हैं, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। कवक जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, और शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। और अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? देखिए, सांची का स्तूप भी बोलता है, और सांची का बौद्ध स्तूप भी बोलता है। सांची बौद्ध स्तूप भी बोलता है। क्यों? क्योंकि ये संबंधित किस धर्म से है, तो ये यहाँ पे नोट कर लेंगे। ये संबंधित किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से ये इसका संबंध है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं
क्या कह रहा है, 1989 में से शामिल किया गया था। कब? 1989 में इसको शामिल किया गया था। और जो ये विश्व धरोहर में शामिल करने का कार्य कौन करता है? अगर आपसे पूछे किसने कौन का शामिल करता है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे लिख लेंगे। यूनेस्को का अगर आपसे पूछे फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे एजुकेशनल या से साइंटिफिक, और यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सांची का जो स्तूप है ना, यहाँ पे नोट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ से जो पूछा जाता है। सांची स्तूप से अगर आपसे पूछे सांची का स्तूप स्थित कहाँ पे, अगर आपसे पूछे तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसको किसने बनवाया था, तो इसको अशोक ने बनाया था। अगर आपको अशोक नहीं मिलता है, वंश दिया है, तो आप लोग बताएंगे मौर्य वंश के लोगों ने, मौर्य वंश के शासकों ने बनवाया था, ऐसे करके ऑप्शन में मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि अशोक के जो सांची का स्तूप है इसको खोज किसने किया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी, जनरल टेलर ने। और सांची का जो स्तूप है ये कितने रुपए के नोट पे है, ये भी अगर आपसे पूछे तो ये 200 रुपए के नोट पे इसका चित्र अंकित है। अगर आपकी जेब में 200 रुपए का नोट हो तो निकाल के देख लीजिए, अगर नहीं हो तो दूसरे के जेब में से निकाल कर देख लीजिए, वहां पे सांची का स्तूप आपको मिलेगा। संबंधित किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कह रहा है कि सांची स्तूप को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 1989 में। महत्वपूर्ण है, सांची का स्तूप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश भोपाल में। कभी कभी मध्य प्रदेश ही ऑप्शन में रहता है, कभी कभी भोपाल रहता है। और निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। नहीं रहेगा ऑप्शन में तो मौर्य वंश जरूर रहेगा, इन्होंने निर्माण करवाया था। खोज किसने किया? तो जनरल टेलर ने। किस रुपए के नोट पे है? तो 200 रुपए के नोट पे। अगर आपसे पूछे संबंधित किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। यूनेस्को इसको विश्व विरासत घोषित किया। ठीक, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ और फुल फॉर्म के बारे में, जैसे LCP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले कि SMS जो आप लोग करते हैं, SMS आपके मतलब का प्रश्न आ गया। अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सिस्टम होता है। क्या इससे क्या होता है? सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं? SMS बोलते हैं। ISP अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। LCP का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। LCP का फुल फॉर्म लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। और SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक, और ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्त करता है, या फिर कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्त करता सभी बच्चे रट करके बैठे रहते हैं, कभी कभी यूनिवर्सल रिसेप्टर ऐसे बोल देता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर या यूनिवर्सल डोनर ऐसे करके बोल देता है, तो हो जाता है दिक्कत। ठीक, तो सर्वग्राही जो होता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता ना, तो इसको सर्वग्राही भी बोलते हैं। सर्वग्राही तो वो होता है AB। ठीक,
क्योंकि ए बी को रक्त कौन कौन दे सकता है, तो ए बी देता है, मतलब ए बी को रक्त कौन कौन देता है, तो ए भी देता है, बी भी देता है, ओ भी देता है और ए भी तो देता ही है, ए भी तो देता है। और अगर आपसे पूछे कि ये किसको देगा, अगर आपसे पूछे कि ये ए बी किसको दे सकता है, तो ये केवल ए बी को ही दे सकता है। किसको दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह का कौन होता है, सर्वग्राही ये तो हो गया। अगर आपसे पूछे कि सर्वदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर इसे बोलते हैं, सर्वदाता कौन होता है, तो ओ होता है, ओ निगेटिव या फिर ओ होता है। ये किसको किसको रक्त दे सकता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसको रक्त दे सकता है, तो ये देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को तो देगा ही। अगर आपसे पूछे कि इसे कौन दे सकता है, अगर आपसे पूछे कि इसे कौन दे सकता है, तो अगर आपसे पूछे कि इसको कौन दे सकता है, तो इसको केवल ओ वाला दे सकता है। कि कौन दे सकता है, केवल ओ वाला। जबकि एक ये किसको किसको दे सकता है, ए को, बी को भी, ए बी को और ओ को भी दे सकता है। अगर रक्त समूह की खोज की बात करें, अगर रक्त समूह है ना यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अब आप लोग बताएंगे कि रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान हुआ। अब देखिए, स्वराज प्राप्ति के आह्वान पे भी अलग बवाल है। ये स्वराज जो शब्द है ना, इस पे भी अलग तरह का बवाल चलता है एग्जाम हॉल में या फिर एग्जाम में जब जीएस पूछता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान हुआ, तो देखिए कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसमें 1906 में हो रहा था, 1906 में। और इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान हुआ, स्वराज मांग का। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ, पूर्ण स्वराज, अगर यहीं पे पूर्ण स्वराज जुड़ी है, आगे पूर्ण शब्द जुड़ी है। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में हुआ, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसी वजह से लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज हो गया, आपसे पूछे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तब यहाँ पे कुछ और ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे दयानंद सरस्वती ने। किसने किया, दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से बवाल मचता है इनके, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ये दोनों प्रश्न में ज्यादा, अगर आपसे पूछे किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया, सबसे पहले किस अधिवेशन में, तो देखिए यहाँ पे स्वराज केवल शब्द है। केवल स्वराज जब पूछेगा तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला बताएंगे। जब पूर्ण स्वराज पूछेगा, जब पूरा वाला स्वराज पूछेगा, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तब आप लोग क्या बताएंगे, दयानंद सरस्वती बताएंगे। यहाँ पे बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन ये बना देता है, तो इसी वजह से यहाँ पे सब चीज याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार इसे कब मनाया गया, पहली बार मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाए थे, तो ये 2008 में पहली बार मनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, मलेरिया मतलब उन्मूलन का मतलब समाप्त कर देना, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया 2030 तक। 2030 तक मलेरिया को खत्म कर देना है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। अब कुछ दिवसों के बारे में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो ये दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल के दिन। अगर आपसे पूछे कि सिविल सेवा दिवस है या फिर सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस अगर डे बोल कब मनाते हैं तो ये 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं, 21 अप्रैल के दिन। अगर आपसे पूछे पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, अभी हमने बताया था। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। हमको पता है कमेंट नहीं करेंगे आप लोग, चलिए फिर भी पूछ लेते हैं। चलिए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल के दिन। पहली बार 2008 में मनाया गया। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं ये तो आप लोग बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल के दिन। और सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं, 21 अप्रैल के दिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इस पुस्तक के लेखक जो है ना अर्नेस्ट मैक हैं। कौन है, इसके यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लेखक हैं अर्नेस्ट मैक। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के बारे में। पुस्तक जाए तेल लेने, लेकिन इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थे राखल दास बनर्जी। ठीक, राखल दास बनर्जी। और कब किए थे, तो 1922 में। कब किए थे, 1922 में। और किस नदी के किनारे, तो ये इसको सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये तीनों बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। अब अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला। या फिर पूछे कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो भी मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला, विशाल अन्नागार या फिर मतलब जो अन्न रखने का गोदाम होता है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला, तो भी मोहनजोदड़ो। और दूसरा बात हो गया विशाल अन्नागार हो गया। और विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो भी मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अगर आपसे पूछे अर्थ क्या होता है, तो इसको कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, टीला का मतलब होता है, क्या होता है टीला का मतलब, मुझे क्या होता है टीला का मतलब। हाँ, और ये भी बताएंगे आप लोग कि शव को जलाने का साक्ष्य, मतलब शवों को जलाने का प्रथा कहाँ पे था। मतलब ऐसे एक जगह पे, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं पे शव को जलाया जाता है, कहीं कहीं शव को दफनाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि शवों को जलाया कहाँ पे जाता था। ठीक, तो वो शव को जलाया जाता है मोहनजोदड़ो में। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, अर्नेस्ट मैक हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये एग्जाम में पूछा गया है और ये हिस्ट्री का प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का। अगला प्रश्न कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो ये राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में सिंधु नदी के किनारे। सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। इसको मृतकों का टीला कहते हैं, शव को जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो ये है केंद्रीय परिवहन और जल परिवहन मंत्री, ये भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव। अब देखिए यहाँ पे यादव जी हैं, सॉरी भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो हमारे वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल है उसके कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो ये तो है नितिन गडकरी। आप लोग जानते भी होंगे नितिन गडकरी। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये चेंज हुए हैं इस बार। स्वास्थ्य मंत्री अगर आपसे पूछे तो ये हो गए हैं जेपी नड्डा। कौन है, जेपी नड्डा। अगर आपसे पूछे कि कृषि मंत्री कौन है, कृषि भारत में कृषि मंत्री कौन है, तो ये भी चेंज हुए हैं। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज
शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वित्त मंत्री कौन है तो वही पुरानी वाली वित्त मंत्री अगर आपसे पूछे तो वो चेंज नहीं हुई है। कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे विदेश मंत्री कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विदेश मंत्री पूछ ले तो एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर यहाँ पे विदेश मंत्री हो गए। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव जी। अगर आपसे पूछे कि वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण। अगर आपसे पूछे सड़क परिवहन मंत्री कौन है तो नितिन गडकरी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अगला प्रश्न है कि आइनू किस देश की जनजाति है? तो आइनू जो है वो जापान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? जापान की जनजाति है। अब यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जापान को क्या कहा जाता है? तो जापान को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्व का ब्रिटेन। ये किसे बोला जाता है? ये जापान को बोला जाता है। इसको कहते हैं सुकुमारों का देश या फिर राजकुमारों का देश भी बोलते हैं। सुकुमारों का देश जापान को कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या? सूर्योदय का भी देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश भी किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। उसके अलावा एक चीज और आप लोग याद रखेंगे। हाँ, अगर आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम क्या है, तो इनका पुराना नाम है निप्पन। जापान का पुराना क्या नाम है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, निप्पन इसका पुराना नाम है। अगर आपसे पूछे कि माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है, तो माउंट फ्यूजियामा या फिर ज्वालामुखी भी है, पर्वत भी है, ये कहाँ पे स्थित है? जापान में स्थित है माउंट फ्यूजियामा। और जापान 4 बड़े द्वीपों पे बसा हुआ है, जिसमें पूछा जाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु द्वीप है। होन्शु। जापान में 4 द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। जापान 4 द्वीपों में बसा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कह रहा है कि आइनू किस देश की जनजाति है? तो ये जापान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? कहाँ गया यार? तो ये जापान की जनजाति है। पूर्व का ब्रिटेन किसे बोलते हैं? तो जापान को बोलते हैं। सुकुमारों का देश किसे बोलते हैं? जापान को। सूर्योदय का देश जापान को। और पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम निप्पन है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा जापान में स्थित है। और बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रूर क्षेत्र कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो देखिए, रूर क्षेत्र जो है जर्मनी में है। तो ये भी आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न है। वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है कि रूर क्षेत्र कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है? तो रूर क्षेत्र जो है ये जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है, इस वजह से ये फेमस है। ऐसे रहेगा ना जर्मनी। अगर आपसे पूछे कि ये रूर जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध क्यों है, जब वहां पे थोड़ा लिखने में अगर दिक्कत हो, मतलब कुछ गलती हो जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि बोलते और लिखते समय जल्दी जल्दी उसमें गलती हो जाती है और लिखने सब कुछ आता है। अगर आपसे पूछे कि ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। और ये यहाँ पे सर्वाधिक कौन सा कोयला यहाँ पे निकाला जाता है? सर्वाधिक यहाँ पे कौन सा कोयला निकाला जाता है? वही जो भारत में सर्वाधिक होता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस कोयला यहाँ पे सबसे ज्यादा निकाला जाता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, वो हम बताए हैं और बताया भी जाएगा। आप लोग बने रहिए, क्लास में, एपिसोड में बने रहिए। अगर आपसे पूछे कि जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, बर्लिन। और क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको बताना चाहिए आपको? हाँ, जर्मनी में आप लोग 2 चीजें याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक, तो और दूसरा यहाँ पे एक है राइन नदी, बहुत फेमस है राइन नदी, जो व्यस्त व्यापारिक नदी है, राइन नदी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज और बताना चाहिए, हाँ, अगर आपसे पूछे काला पर्वत, अगर आपसे पूछे काला, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछे तो जवाब को दूसरा, अगर काला पर्वत पूछ ले तो जवाब को दूसरा हो जाएगा। काला पर्वत आप लोग बताएंगे ये कहाँ पे स्थित है, काला पर्वत बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कहाँ पे स्थित है। ठीक,
और अगर आपसे पूछे भारत का रूर किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का रूर किसे बोलते हैं, तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को, क्योंकि यहाँ पे भी भारत में ये खनिज संपदा से एकदम संपन्न है, छोटा नागपुर पठार। तो रूर क्षेत्र कहाँ सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो जर्मनी का है। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे, बर्लिन में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे, जर्मनी में है। राइन नदी कहाँ पे है, जर्मनी की प्रसिद्ध नदी है। और रूर क्षेत्र ये प्रसिद्ध क्यों है, रूर यहाँ पे एक नदी भी बहती है, उसी के जो नदी घाटी है या वही रूर नदी बेसिन है, वहीं को कहते हैं, यहीं पे रूर नदी बहती है जर्मनी में, और उसी के जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है रूर क्षेत्र, उसका जो बेसिन है पूरा। और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कोयला पाया जाता है। और काला पर्वत आप लोग कहाँ पे है बताएंगे, सर्वाधिक यहाँ पे कौन सा कोयला पाया जाता है जर्मनी में, तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और भारत का रूर किसे कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को। अगला है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, क्या बात है, कोशिका आ गया, क्या बात है। तो ये आपका बायो से प्रश्न है, बायो। और ये कहा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो आप सभी जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और ये कोशिका जो इन्होंने खोजा था, ये कैसी कोशिका थी, तो ये एक मृत कोशिका थी। कैसी, मरी हुई कोशिका या फिर मृत कोशिका का इन्होंने खोज किया था। और या फिर एग्जाम में पूछा मतलब ऑप्शन में रहता है निर्जीव कोशिका। लेकिन अगर आपसे पूछे, यहाँ कोशिका है ना, कोशिका पे सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन करना किसने शुरू किया था, तो वो किए थे ल्यूवेनहॉक ने। कौन, ल्यूवेनहॉक कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया 1674 में। ठीक। अगला प्रश्न है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ये भी अलग प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दो लोग हैं कोशिका सिद्धांत देने वाले, एक हैं आपके स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन एंड स्वान, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ यहाँ पे ई गायब है, किसने दिया, स्लाइडन एंड कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने, दोनों लोगों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया था। अगर आप कोशिका के केंद्रक का किसने खोज किया था, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था, तो इसका जवाब कुछ अलग हो जाएगा। इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज करता है। तो ये सभी खोजकर्ताओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, 1665 में कोशिका को इन्होंने खोजा था, और ये जो खोजे थे वो मृत कोशिका थी 1665। अगर कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने अध्ययन को स्टार्ट किया। अगर आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडल और स्वान ने दिया था। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है, इसको कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि इसका ताप कितना होता है फोटोस्फीयर का, या फिर सूर्य के चमकता हुआ सतह का ताप कितना होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं, सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। अब इस कोर का अगर आपसे पूछे कि ताप कितना होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे सूर्य के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फोटोस्फीयर। कहाँ गया, सूर्य का चमकता हुआ जो सतह है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर।
ताप इसका कितना होता है 5500 डिग्री सेल्सियस यहाँ के ताप होते हैं। और सूर्य के जो केंद्रीय भाग होता है उसको कोर कहते हैं, इसका ताप कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बारे में पूछे कि स्थित कहाँ पे है, तो ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य की ऊर्जा का जो कहाँ पे ऊर्जा मिलती है इसको, तो नाभिकीय संलयन होता है, हीलियम लगा, हाइड्रोजन हीलियम नाभिकों में कन्वर्ट होता है, उससे इसको ऊर्जा मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।